ये मेकिंग इंडिया, ये मेकिंग इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया, ये मेड इन इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया। बता इसमें देरी मगर किस लिए है, मगर इसमें देरी मगर किस लिए है, मेड इन इंडिया। ये जन धन योजना, फसल बीमा योजना, ये बंधन योजना, फसल बीमा योजना। तो जनता की हालत, तो जनता की हालत बुरी किस लिए है, तो जनता की हालत बुरी किस लिए है, तो जनता की हालत बुरी किस लिए है। लेकिन देश के वित्त मंत्री नहीं मानते हैं कि जनता की हालत बुरी है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने जब बातचीत की तो सुनिए कहा क्या उन्होंने। हम लोगों ने बहुत दिनों से ये कहा हुआ है कि प्राथमिकता हमें ग्रामीण क्षेत्र को देनी है। कृषि संकट है तो वहाँ ज़रूर हम लोगों ने ध्यान दिया है। युवाओं के रोज़गार के लिए, गरीबों की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए इन सब मुद्दों पे हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। इस बजट के बाद क्या बदलेगा देश के अंदर, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। वो तो आप लोग तय करेंगे। हम लोग तो बजट में देखिए ऐसा हो सकता है, एक रूपरेखा देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं। सरकार का जो दायित्व होता है वो कि एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट एक तैयार किया जाए। पास हो जाएंगे, उन्होंने कहा था मेरी परीक्षा है, परीक्षा में पास हो पाएंगे प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लगता है? वो तो मार्क्स आप सब लोगों को देने हैं, हमारी तरफ से सिर्फ हम मेहनत कर सकते हैं। हमने मेहनत की है, बहुत सोच विचार से ये बजट तैयार किया है, मार्क्स आप लोगों को देने होंगे। कितना दबाव रहता है बजट तैयार करते हुए, क्योंकि आम लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं कि उनके लिए बजट होगा, तो कितना दबाव रहा इस दौरान? मैं ये नहीं कहूँगा कि दबाव रहा है। ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, टीम वर्क होता है इसमें, सब लोगों की सलाह ली जाती है और ये कई महीनों चलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दबाव है, टीम वर्क और कोलैबोरेशन है और एक किस्म का मैं कहूँगा विचित्र आनंद भी है कि हम लोग मिलजुल कर काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सब महिलाएं मुझे कहती रहती है कि महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, और अगर आप मेरा ट्विटर फीड वगैरह अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि हम अक्सर खासकर हज़ारीबाग में जहाँ हमारा घर है वहाँ हम लोगों से पूछते रहते हैं, बाज़ार में जाते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं कि उनको महंगाई किस प्रकार से महसूस हो रही है। तो ये सब लोगों की अपेक्षाएं महंगाई के बारे में, खर्चे के बारे में, टैक्स के बारे में, चाहे वो खुद मैं मिलकर उनसे बात करके इस पे परिचय अपना लूँ या सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, ये तो पता चल ही जाता है कि लोगों की अपेक्षाएँ हैं क्या। शोभा ओझा जी जरा माइक लें। जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि एक उम्मीद और एक आस है इसमें, जो वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं, ये उम्मीद और आस आप लोगों में है? देखिए, उम्मीद कैसी रखी जाए जब क्रूड ऑयल 73% गिर गया है और सरकार केवल 17% का रिलीफ जनता को दे रही है। आज जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं बहुत कम हो गई हैं, पर जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिल रही है उस अनुपात में जिस अनुपात में क्रूड ऑयल गिरा है। दूसरी बात, जब रुपया 58.48 था तब मोदी जी और तमाम बीजेपी के नेताओं ने शोर मचाया था कि रुपया इंटेंसिव केयर में पड़ा हुआ है। आज रुपया 68.03 है डॉलर के मुकाबले। आपके पीछे चल रहा है, 68.80 हो गया है। हाँ, 68 पॉइंट तो है ना, 58 से 68। जब 58 इंटेंसिव केयर में था तो 68 को हम क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा हो गया है रुपया। आप भी उम्र देखने तो लगे। देखिए, कुल मिला के महंगाई, कंज्यूमर इंडेक्स हम देखें तो वो इतना बढ़ गया है कि जो दाल 70 रुपये पे ये लोग शोर मचाते, 70 रुपये किलो की दाल जब मिलती थी यूपीए में, तब इन्होंने शोर मचाया बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार में 200 रुपये किलो दाल हम खा रहे हैं। चीनी के भाव, आम जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ के भाव आम आदमी के हाथ से निकलते जा रहे हैं। यहाँ तक इनके नेताओं ने कह दिया कि टमाटर केवल लाल गाल वालों के लिए रह गए, आम आदमी के हाथों से टमाटर निकल गया जी। तो ये तमाम चीज़ें महंगाई की मार से, तो ये देश की जनता पिछले, अच्छा अगर हम रेल बजट की भी बात करें तो रेल बजट में पिछले 20
महीनों में इन्होंने जो रेल यात्री किराया है वो 18.55 बढ़ाया है पिछले 20 महीनों में, और जो माल भाड़ा है 7% बढ़ाया है, जबकि यूपीए की 10 साल की सरकार में 1 रुपया भी रेल भाड़ा का नहीं बढ़ा था। आप तो निराश हैं जहां बहुत? तक बिल्कुल निराश बहुत है। निराश हैं। जहां तक आम आदमी की बात है, आम आदमी की तो कमर तोड़ ही रहे हैं, इसके बावजूद कि क्रूड ऑयल इतना कम पे चल रहा है, उसके बावजूद रिलीफ आम आदमी को नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, सरकार योगा पे भी ध्यान दे रही है, कमर तोड़ने की बात किया। डॉक्टर रितेश, मेक इन इंडिया एक व्यू एक ऐसा निकल कर आया था जो लग रहा था कि वाइब्रेंट गुजरात के आगे बढ़ने की एक सोच पूरे देश में लेकर आई जाएगी। वाइब्रेंट गुजरात में शहरी अगर आप घूमेंगे तो वहाँ लोगों को सरकार की ज़रूरत है नहीं, जितना पैसा है और जो प्रोसेस है, किसानों को ज़रूरत ज़रूर है सरकार की। लेकिन देश की स्थिति में मेक इन इंडिया कहाँ फेल है, कहाँ पास है, कहाँ फर्स्ट ग्रेड, क्या आप सोच पा रहे हैं? देखिए पुण्य प्रसून जी, मैं ये समझता हूँ, एक तो बजट एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव सब्जेक्ट है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। जिस देश में 16,000 से ज़्यादा लिपियों में भाषाएं बोली जाती हों, इतना बड़ा डेमोक्रेसी के लिए वो बजट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक बजट में कोई भी चेंज नहीं आ सकता। लेकिन ये पॉलिटिकल है क्या? या सोशल उसकी कुछ? ये सोशल है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में जो मोदी जी ने एक जो रास्ता दिखाया है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मेक इन इंडिया आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, अगले साल भी शायद ना हो पाए, लेकिन आने वाले 20 साल में इसका आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक मिनट, आपने कहा 20 साल में नजर आएगा। हमें यह बताइए कि जब पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में कदम बढ़ाया, उस समय इस बात का जिक्र किया गया था कि यह एक इकोनॉमिक रिफॉर्म एक लंबे वक्त के बाद असर डालेगा। अंशुमन ने कहा कि उसकी एक उम्र हो गई, अब जितना चूसना था चूस लिया। अब आप बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का व्यू 20 बरस के बाद उसके रिजल्ट्स आएंगे। मुझे कोई भी गवर्नमेंट रही इसी दिशा में अब चलेगी, इसका मैसेज ये आया। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि टाइम लगता है चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर मेक इन इंडिया जैसी चीज़ को बड़ा बनाना है जिसमें इतना ज़्यादा इंटेंसिव, इतने सारे लोग, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इतनी, क्योंकि ये एक प्रोसेस ऐसा है XYZ कोई भी सरकार इसके बाद आती चली जाए इसी इकोनॉमिक मॉडल पे चलेगी, आप ये भी कह रहे हैं? मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जी। और मैं एक और चीज़ समझता हूँ, गवर्नमेंट को एज अ स्टार्टअप चलना चाहिए, जो एक PIL फिनोमिनन होता है, प्रॉफिटेबल, इनोवेटिव एंड लीन। आज भी आप देखेंगे एयर इंडिया हर साल हज़ारों करोड़ का लॉस बुक करती है। अगर हम वो वाला लॉस हटा दें, अगर एयर इंडिया को एज अ कॉर्पोरेशन चलाया जाए जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट्स बुक कर पाएँ, तो हम लोगों का जो आम आदमी के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो सकता है। इनोवेटिव होनी चाहिए। आपको एयर इंडिया याद आ रहा है, आपको NPA नहीं याद आ रहा है? नहीं सर, NPA कितना ज़्यादा है, कौन से कॉर्पोरेट्स उसमें हैं, कौन से शामिल हैं, सरकार उनके प्रति कौन सा रुख अपनाए हुए है, ये भी आइडिया होगा। जी सर, बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ ये समझता हूँ सर, इनोवेटिव होना चाहिए। आज भी सर पंतनगर यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक बच्चे को अगर 10,000 रुपये चाहिए गवर्नमेंट से इनोवेशन करने के लिए, एक्वापॉनिक्स, हाइड्रोपॉनिक्स, उसको वो पैसा नहीं मिल पाता। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर और ध्यान देना चाहिए, स्पेशली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। हमारा आउटपुट 7 गुना बढ़ सकता है अगर हम लोग टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में लेके आएँ। और लास्टली सर, एफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सरकार लैक कर रही है। इतनी सारी वेस्टेज हो रही है, चाहे वो डेटा की हो, चाहे वो मैन पावर और टाइम की हो। अगर हम सरकार को एज अ स्टार्टअप अब चलाएं सर, उसका मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। हम स्टार्टअप पे आएंगे, चूंकि जिस लहजे में स्टार्टअप चला। एक मिनट अग्रवाल जी, आप जरा माइक लें और जरा जानकारी, क्योंकि एक व्यू ये है कि एक थिंकिंग प्रोसेस होता है बजट, और बजट होते होते यहाँ पर आ गया कि इसके रिजल्ट्स दूरगामी होते हैं। लेकिन दूरगामी रिजल्ट के पीछे अगर आपके पीछे वही गोभी, वही टमाटर, वही गाजर रखा हुआ है, जो खेत में चले जाइए तो ऐसे उठ तोड़ के खा लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं। शहर में आइए तो तौलेगा, फिर पैसा लेगा, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लेगा, बोलेगा नहीं साहब 100 ग्राम 200 ग्राम इतना ही हो गया। इस स्थिति में ये देश है। अगर आप देखिए, हम जितनी भी बात कर रहे होते हैं एक आम आदमी के हिसाब से, बात लौट घूम के वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान, उसी के ऊपर हम चलते चले जाते हैं। और अगर आप बजट की प्राथमिकताएं देखते हैं और सरकारों की प्राथमिकताएं देखते हैं, उसके अंदर क्या कभी अपने लोगों ने ये प्राथमिकता देखी है कि देश में रहने वाले इतने लोग, एक नंबर है, इतने लोगों की एनुअल इनकम इससे कम है, इतने लोगों की एनुअल इनकम इससे ज़्यादा है, और हमें आने वाले 5 सालों में, 1 साल में, 10 साल में, जो भी आप टाइम लेते हैं, लोगों को
निचले हिस्से से इनकम के ऊपर हिस्से में लेकर के जाना है। क्या ऐसी कोई मैट्रिक हमने कभी देखी है इस सरकार से या किसी भी सरकार से? मेरे अपने हिसाब से जितना भी ये बजट का एक्सरसाइज हो रहा होता है, सरकार सही है, वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क ही वो बना सकती है, लेकिन जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बना करके हम अचीव करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, वो क्या है? वो हर किसी की अपनी सुविधा अनुसार एक नया नंबर निकाल लेते हैं। एक कोई जन आएगा कहेगा साहब जीडीपी 7% ग्रो कर रहा है, हमारा तो काम हो गया, हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। एक जन आएगा, उसने कहा कि साहब हमने तो तेल के दाम गिरा दिए, हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया एज अ सरकार। डेवलपमेंट का बैरोमीटर जो इंटरनेशनल मार्केट में तय है, उस बैरोमीटर को हम देखते हैं, जनता को नहीं देखते हैं। बिल्कुल, अगर आप बात कर रहे हैं आम आदमी की और आप बात कर रहे हैं जीडीपी की, आम आदमी और जीडीपी को जोड़िए तो चलिए सेंसेक्स, इसलिए हमको पता नहीं, अपराध तो नहीं था बताना। टिकैत साहब, आंदोलन का दौर आ गया है क्या? आंदोलन का दौर आ गया है क्या इस दौर में? क्योंकि किसान खुश नहीं, किसानी से जुड़े लोग खुश नहीं, परेशान हैरान, सरकार भी परेशान हैरान, कौन सा रास्ता निकालें, कैसे निकालें? देखो, आंदोलन, अगर सरकार ये चाहती है कि आंदोलन से रास्ता निकलता है तो आंदोलन के लिए तैयार हैं किसान पूर्ण रूप से। उसकी हालात बेहद ज़्यादा खराब होगी और सरकारों की मॉनिटरिंग खत्म होगी एक किस्म से। मैं अभी एक उदाहरण देता हूं। ट्रैक्टर यहाँ पे न्यू हॉलैंड की एक कंपनी है। आपको रोक रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर संसद भवन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अब संसद भवन के उस दरवाजे पर खड़े होंगे, वहां पर वो बैग उठाया जाएगा और जो एक कल अखबार में आप जिन तस्वीरों को देखेंगे उसमें ये तस्वीर देखेंगे जो एक पार्लियामेंट के गेट पर जब उठाया जाता है उस बैग में, जहां पर उनका पूरा भाषण है, वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा उनके दोनों साथ हैं। और ये हम देख सकते हैं, इससे पहले हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर देखा था, ये पार्लियामेंट के अंदर जाते हुए की तस्वीर है। मेरे ख्याल से ये वहाँ पर बजट जो होता है वो कैबिनेट के सामने रखा जाता है और उसके बाद शायद वो दृश्य सामने आएगा आपके और फिर 11 बजे से वो पेश कर दिया जाएगा। बहरहाल इंतजार है। जी बोले। मैं ये बता रहा था कि मॉनिटरिंग सरकारों की पूर्ण रूप से खत्म होगी। यहाँ पे एक न्यू हॉलैंड की एजेंसी है, वो एक ट्रैक्टर चाहिए था हमको। मेरठ में उस ट्रैक्टर की कीमत 7,45,000 रुपये है। एक ट्रैक्टर उसी मॉडल का 55 हार्स पावर का चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट बेंगलोर में चाहिए था, वहाँ पे उसी ट्रैक्टर की कीमत 8,84,000 रुपये है। ये है, हमने प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे उनको ये एग्जाम्पल दिए थे कि आप मारुति कहीं से खरीद लो, उसका रेट एक होगा, आप मोटरसाइकिल खरीद लो, उसका रेट सेम होगा, लेकिन ट्रैक्टर की कोई कीमत नहीं है। हम आपको किस रेट से बेच सकते हैं? ये आपने उदाहरण दिया। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ये प्रॉब्लम है जिसका जिक्र आपने ट्रैक्टर को लेकर। हमारा एक दूसरा सवाल बताइए, किसी खेत में अगर किसानी होती है और किसान की वहां उपज नहीं होती है तो ये मौका आता है वो कर्ज नहीं चुका पाता है, खुदकुशी कर लेता है। आपके ठीक सामने अनिल जी बैठे हुए हैं, अनिल शर्मा जी, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, अनिल शर्मा जी जब मकान बनाते हैं, अनिल शर्मा का मतलब यहाँ पर बहुत सारे बिल्डर्स हैं और ये सारे लोग हैं, दिल्ली जैसी जगह में आंकड़े आए कि लगभग 2.5 लाख घर खाली पड़े हैं और वो घरों की कीमत जो मिनिमम होगी वो लगभग 40-50 लाख मिनिमम होगी, है ना? उसके बाद कितनी? एक तरफ उतना पैसा लगा के भी लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, घर खाली पड़े हैं, और दूसरी तरफ चंद रुपए, जो एक एमएसपी का जिक्र बार बार हो रहा है कि जितना पैसा लगा उतना मिल जाता तो भी अच्छा था, अब तो बजट वो फसल बीमा भी ले आया गया है। ये सारे प्रोविजंस भी किसानों की खुदकुशी रोक नहीं पाते हैं और दूसरी तरफ पैसे वालों के लिए एक और नया घर लेने की स्थिति में देश आ जाता है। देखो, हालात क्या है कि बहुत दिन से एक ट्रेंड चल रहा है कि हमको एमएसपी मिलनी चाहिए, हमारी जो लागत खेती में आ रही वो हमको मिलनी चाहिए। अब ये ट्रेंड खत्म करना पड़ेगा। हमको चाहिए एक नया फार्मूला है, उसको आप सब लोग समझ जाओगे, उसको उस पर कोई बहस आज देश में नहीं हो रही। हमको चाहिए परचेजिंग पावर। जो हम 1970 में कोई चीज़ हम खरीदते थे, मैं 2 एग्जांपल दूंगा। 1970 में गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल भारत सरकार ने खरीद करी। टीचर की सैलरी 70 रुपया थी, सोना 200 रुपया तोला था, मजदूर को 5 किलो अनाज हम देते थे और वो 50 दिन गांव के खेत में काम करके 1 तोला सोना खरीद लेता था। क्या इतना मजबूत आज है? आज कहते हैं जी खेत की लागत बढ़ गई, हमको वो दे दो। हमको खेत की लागत से नहीं अब रेट चाहिए, हमको चाहिए परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर किसान जैसे की। आप मोबाइल लेते हो,
मोबाइल देखा ये 18,000 रुपये का, नहीं ये ठीक नहीं, दूसरा दिखाओ। उसने कहा जी 35,000 का, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, दूसरा दिखाओ। मतलब मोबाइल की कीमत पैसे से आंकी जा रही है, ये ठीक ओके है। अनिल शर्मा जी, इसका दूसरा हिस्सा हमें लगता है आप बताइए, चूंकि परचेजिंग पावर ये किसान की खोज रहे हैं और हम लोग उस क्लास पे आ गए हैं जहां पे उसको कुछ और चाहिए, कुछ और अच्छा चाहिए। हमारी जो कंज्यूमर की एक पूरी क्लास है जो तकरीबन मान लीजिए कि 15-20 करोड़ है इस देश के भीतर में, या उससे कुछ कम होगी, 12-15 करोड़ होगी। एक तरफ ये सोच है और एक दूसरी सोच ये है कि इन्हीं में से जो लोग हैं उन्हीं से पैसा निकाल के हम इधर शिफ्ट करेंगे। लेकिन इन सब के बीच कोई एक सरकार अगर आती है जो कहती है जनाब आप लोग तो ब्लैक मनी को आश्रय देते हैं, तो आपका ये पूरा जो भपका जो आपने खड़ा किया हुआ है ढह के गिर जाता है, क्योंकि झटके में आता है इस देश में समाजवाद होना चाहिए, इस देश के भीतर जनता से जुड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए। आपको लग नहीं रहा है कि इनबैलेंस है कहीं डेवलपमेंट? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल सही है। अगर हम टोटलिटी में देखें तो दो तरह के सेगमेंट को हम लोग लेकर चलते हैं। एक तो रूरल सेगमेंट हो गया, एक अर्बन सेगमेंट हो गया। अगर हम समाजवाद की बात करते हैं तो आज़ादी के 60 साल बाद भी रूरल हाउसिंग का अगर आप पिक्चर देखें तो बिल्कुल हाशिए पर है। अगर थोड़ा बहुत अर्बन हाउसिंग हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, उसके लिए भी जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए कोई बेनिफिट आज तक नहीं मिला है। एक सिर्फ वाजपेयी जी का जो बजट था 2003 में मेरे ख्याल में, उस बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखा गया था। यही कारण है कि 2003 से अब तक कम से कम हिंदुस्तान का एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मिडिल क्लास का आज अपने घरों में रह रहे हैं। बात कहाँ से उठती है? बात उठती है जैसा आपने कहा परचेजिंग पावर से, चाहे वो किसान हो, चाहे मिडिल क्लास हो, उच्च वर्ग। नहीं, आप सहमति किससे? इनसे सहमति है या इनसे सहमति है जो कि कह रहे हैं कि मोदी जी का बजट एक लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा? अभी इंतजार मत कीजिए। जी नहीं, लॉन्ग टर्म बजट पे जो आम लोग हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, वो लॉन्ग टर्म में बिलीव नहीं करता है। लॉन्ग टर्म तो हम 60 साल से अब तक इंतजार कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। अभी आपने एक बड़ी अच्छी चर्चा की थी एनपीएस की। आज हिंदुस्तान में बड़े कॉरपोरेट्स के एनपीएस हो रहे हैं, सब लोग मानते हैं। आपने क्या किया कि पिछले 2 वर्षों में एनपीए का जो नियम है उसको टाइट करते करते आप एनपीए अगर एक महीने का कर दें तो 90% एनपीएस हो जाएंगे। 90% जो हिंदुस्तान का लोन है, चाहे वो किसान ने लिया हो, चाहे मिडिल क्लास ने लिया हो, चाहे एसएमईज ने लिया हो, अगर बहुत हाई लेवल इंडस्ट्रीज को छोड़ दें, तब कॉर्पोरेट हाउसेस को छोड़ दें, तो हमें लगता है इस पे पॉलिटिकल एक रिएक्शन ले। जैसे जफर इस्लाम साहब, आप माइक लीजिए, वो माइक आपके है ना? माइक है आपके पास। ये लोगों के जहन में है, पिछले दिनों एक पद से इस्तीफा दिया विजय माल्या ने, तो भी कहा गया इतने करोड़ रुपए उनको मिल जाएंगे, जो भी है एक रकम है, और दूसरी तरफ एनपीए भी है उनकी तरफ। मुश्किल क्या हो रही है कि एक गुस्सा है समाज के भीतर, उस गुस्से को आप लॉन्ग टर्म दबा नहीं सकते हैं, और वो लॉन्ग टर्म नहीं दबाएंगे तो एक सोशल प्रोसेस को वो चेंज करते हुए राजनीतिक तौर पर चीज़ें इस देश के भीतर डाइवर्ट होने लगती है। मसलन राहुल गांधी ने कहा सूट बूट की सरकार। राहुल गांधी के दौर में अगर कांग्रेसी मंत्रियों आइए, वो भी सूट बूट वाले थे, लेकिन ये सूट बूट शब्द इतना इफेक्टिव हो गया झटके में, क्योंकि एक चर्मिंग हो रही है सोसाइटी के भीतर। आपको लग रहा है इस दिशा में कुछ पॉलिटिकल ट्रेनिंग है या बजट बनाने के दौरान की ट्रेनिंग होती है? देखिए प्रसून जी, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए पिछले 2 साल में हमने बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। सालों साल से एक तरह का बजट पेश किया जा रहा था जहाँ पर उसमें काफ़ी कमियां थी और हम लोगों ने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। इसलिए कि बजट सिर्फ बजट ही नहीं, बजट में 2 फोकस होना चाहिए कि एक तो कि जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है और एक जो हमारी समाज एक्सपेक्ट करती है, और दोनों का बैलेंस हम लोगों ने करने की कोशिश की है पिछले बजट पे भी, और उसमें कई रिफॉर्म्स लाने की कोशिश थी, फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत थी, और जो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की। कुछ इम्पैक्ट इमीडिएट होता है, उसका इम्पैक्ट दिखता है, कुछ इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखता है, लेकिन ये सारे रिफॉर्म जो हमने किए हैं, जो फ्रेमवर्क बनाया, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी को पॉजिटिव दिखेगा और इंडस्ट्री को पॉजिटिव दिखेगा। जहाँ एनपीए की बात कर रहे हैं आप, एक मिनट इसको जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म मैटर नहीं करता, इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म मैटर करता है। आपके जहन में क्या है, जो असर कब दिखाई देगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें को इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। ओके। कुछ चीज़ें जो है, जैसे आपने मेक इन इंडिया का,
मेक इन इंडिया इज अ प्रोसेस। उसमें आपको मेक इन इंडिया अगर आज आप बनाएंगे तो कुछ जो टेक्नोलॉजी नो हाउ आएगी, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, कुछ आप जैसे आप बोल रहे थे डिफेंस में जो परचेज करेंगे तो उसमें आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, वो सब प्रोसेस है और उसका एडवांटेज दिखेगा। हमारे जो युवा पीढ़ी आ रही है उसको जॉब भी मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो होगा वो बढ़ेगा, उसका जीडीपी में ग्रोथ भी बढ़ेगा और उसके कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ जो बार बार उठ रही है, 2-3 चीज़ें उठाई लोगों ने और मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा। एक तो जैसे एनपीए का कहा, देखिए एनपीए 90 डेज हो या 30 डेज हो, इंटरनेशनल नॉर्म से हमारी बैंक्स जो है उनका भी एक रेटिंग होती है जो इंटरनेशनल रेटिंग होती है, बिकॉज उनको बाहर जाके कैपिटल मार्केट में रेज भी करना पड़ता है पैसा। तो उनकी इस बात को आरबीआई के गवर्नर क्यों नहीं समझ पाए? उन्होंने क्यों कहा सर्जरी की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल समझा है गवर्नर ने, जो उन्होंने किया। देखिए उसमें आप एक चीज़ में है जो कि स्टैंडर्ड एसेट्स है, उसको एक कॉलम हटा के नॉन एनपीए किया, वो बाहर आपके बैलेंस शीट से बाहर नहीं गया, सिर्फ उसमें ये दिख रहा है कि इस एसेट्स के पीछे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी रिकवरी के लिए, बस उतना ही फ़र्क है। तो एनपीए से ऐसे घबराने की बात है। देखिए एक है कि परफॉर्मिंग एसेट से हर महीने आपके जो टाइम पे पैसा आ रहा है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जो थोड़ा जितने परसेंटेज भी है उसमें तकलीफ ज़्यादा है रिकवरी में, और उस पर फोकस ज़्यादा हो जाएगा, रिकवरी के लिए फोकस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसे नॉर्म्स ज़रूरी हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री ग्रो करे, लोगों का उद्धार हो, चाहे वो आम आदमी हो चाहे इंडस्ट्री हो, तो उसमें अच्छे बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो कि हिंदुस्तान में नहीं था। और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना था कि जो बाकी सारे लोन्स दिए गए हैं पुराने ज़माने में, चाहे कोई भी आप नाम ले, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था और हमने उससे अपने आप को इंसुलेट करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो और प्योरली क्रेडिट इवैल्यूएशन के बेसिस पे लोन दिया जाए और बैंक की हालत मजबूत है। आप देखिए जो हमारा देश भर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जहन में जो सवाल हम सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक डाटा आपको देते हैं। 500 टॉप कंपनियां इस देश की 0% राइज है इस दौर में। इस दौर में निर्यात खासा गिर गया है, प्रोडक्शन लेवल आपका बहुत डाउन है। और अगर बैंक एक बड़ा मापदंड है तो आपको जान के हैरत होगी या आपको जानकारी होगी कि उत्पादन क्षेत्र में जो कर्ज दिया जा रहा है 21% से गिरकर 17% हो गया, निर्माण क्षेत्र में 27 से गिरकर 4 पे आ गया है, माइनिंग खनन में वो भी लगातार गिर गया 17% से गिरकर बहुत सारे है। लेकिन हम इस पे आए उससे पहले हमको लगता है कि देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सोच क्या रही है। हम छोटे छोटे हिस्से सुनाते हैं आपको, क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन। चलिए हम भी 2 कदम आगे बढ़ के अंशुमन जी आपसे एक जानना चाहेंगे, क्या राय निकल रही है? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ इंडिकेशन दिए, उससे पहले रेल बजट आया, उसने कुछ इंडिकेशन दिए, ये बजट भी कुछ इंडिकेशन भर देगा या लोगों को राहत महसूस होगी? हम पहले ये समझते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2 हिस्सों में गति करती है, या समाज के 2 हिस्से, एक हिस्सा जो पिछड़ा है और एक हिस्सा अगड़ा है, पर हम एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्थिति में पहुंच गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज अब 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अर्थव्यवस्था का जो 30% का ऊपर हिस्सा है जिसमें ई कॉमर्स और 1 बिलियन सेल और होटल और एविएशन आते हैं, उनमें डबल डिजिट की ग्रोथ है। जो दूसरा 30% का हिस्सा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, वो किसी तरह अपनी ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, और नीचे का जो 40% हिस्सा है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन, उसमें माइनस में ग्रोथ है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। पहले तो मुझे ये समझना होगा कि ये बजट इस समस्या को एड्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, क्योंकि समाज अब 2 हिस्सों में नहीं 3 हिस्सों में बटा हुआ है। बीच में वो मध्यवर्गीय लोग हैं जो किसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, और नीचे का जो पिरामिड है, पिरामिड का जो बेस है वो बुरी तरह से डिप्रेशन में और डिस्ट्रेस में है। तो इस समय ये चुनौती नहीं है कि आप कितनी उम्मीद जगाते हैं, इस समय चुनौती है कि क्या आपके पास उसको ठीक करने का आइडिया भी है कि नहीं है। क्या ये बजट इस 3 स्पीड इकोनॉमी को समझ पा रहा है? और ये 3 स्पीड इकोनॉमी भारत में 70% रोजगार उस हिस्से से आ रहे हैं जो 70% ग्रोथ में नहीं है। जो पिरामिड का बड़ा हिस्सा है जहां से सबसे ज्यादा रोजगार आने हैं, उसी हिस्से में ग्रोथ नहीं है, और जिस हिस्से में ग्रोथ है उस हिस्से से रोजगार नहीं आ रहे हैं। क्या ये बजट इस पूरी समस्या को समझ पा रहा है? हमें ये देखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात। चलिए हम इस पे चर्चा शुरू भी करने जा रहे हैं कि अब हमें किस दिशा में जाना होगा। जो जिस डिप्रेस एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं समाज के भीतर, उसके असंतोष को दबाए रखने के लिए क्या नरेगा को इंप्लीमेंट कहीं ज़्यादा तेजी से अब सरकार कर रही है? असंतोष समाज के भीतर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि जब लौटेंगे तब तक वित्त मंत्री उस तस्वीर के लिए सामने आ चुके होंगे जो तस्वीर कल अखबारों में भी नजर आएगी, और उसके बाद 11 बजे बजट रखा जाएगा। लेकिन ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।